गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेटा इससे पहले दो लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकेंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको आप मिक्सचर भी कहते हो। मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि एक ही टाइप के केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, उनको आप प्योर सब्सटेंसेस कहते हो। एंड द इम्प्योर वन आर दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ऑफ मोर देन टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, जब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस कंबाइन होते हैं साथ में, तब आपके इम्प्योर सब्सटेंस या मैं कहूँ मिक्सचर फॉर्म होते हैं। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि आपके प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड। ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही टाइप के केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं। बट अगर हम दूसरी तरफ मिक्सचर को देखें तो मिक्सचर जो है आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होती है, थ्रू आउट द मिक्सचर उनकी कंपोजिशन सेम होती है। और हीट्रोजीनियस, जैसे हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, जिनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम कुछ आपके एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिनके बारे में आपको मैं ब्रीफली बताऊंगी। एलिमेंट्स हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, बट आज हम पढ़ेंगे आपके पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है वो अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकता है कि पीरियोडिक टेबल होते हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वो जो एलिमेंट होते हैं साइज के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं। यानी कि अगर हम पहले 10 एलिमेंट्स की बात करें तो पहला जो सबसे फर्स्ट वन एलिमेंट है वो होता है हाइड्रोजन। तो ये कैसे अरेंज किया गया है? ये हमने अपनी मर्जी से अरेंज नहीं किया है, ये एटॉमिक साइज के हिसाब से, या मैं कहूँ सिंपल साइज के हिसाब से अरेंज किए गए हैं, या फिर एटम के साइज के। हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम होता है वो एटम सबसे छोटा होता है, इसीलिए उसको फर्स्ट नंबर पे डाला गया है। उसके नीचे नीचे जैसे आप प्रोसीड करते जाओगे साइज आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपके ये जो नोटेशन है, या मैं कहूँ इन एलिमेंट्स को अरेंज किसने किया? हमने नहीं किया है, इसको IUPAC ने किया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने इसको डिसाइड किया है। तो आप ये एक फिक्स है, ये एक फिक्स नोटेशन है, आपको ऐसे ही इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट एलिमेंट देखो हाइड्रोजन, जिसका ये आपके क्या है, एलिमेंट्स के नेम है, जिसका सिंबल होता है कैपिटल H। ठीक है, नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है हीलियम, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं आपके, ये तो सिर्फ 10 एलिमेंट है, बट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है आपको नंबर के हिसाब से ही लर्न करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आपने ऐसे ही आगे पीछे लर्न कर लिए। इन नंबर का भी सिग्निफिकेंस होता है, ये 1 2 3 4 जो नंबर डाले हुए हैं, यानी कि ये सिग्निफिकेंटली अरेंज किए गए हैं, इनका भी एक इम्पॉर्टेंस होती है, ये भी यूज होते हैं। वो हम 4th चैप्टर में यूज करेंगे कि आपके इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है इन नंबर की। ठीक है बेटा, तो सेकेंड जो आपका एलिमेंट है वो होता है हीलियम, जिसका जो सिंबल है वो है He। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है लिथियम, जिसका सिंबल होता है कैपिटल L एंड I। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है बेरिलियम, जिसका सिंबल होता है Be। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका बोरोन, जिसका सिंबल होता है B। कार्बन जो एलिमेंट है उसका सिंबल होता है C। नाइट्रोजन जो एलिमेंट है उसका सिंबल होता है N। ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसका सिंबल होता है O। फ्लोरीन जो एलिमेंट है उसका सिंबल होता है F एंड द 10th एलिमेंट दैट इज नियोन, जिसका सिंबल होता है Ne। ठीक है बेटा, तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि ये जो सिंबल्स लिखे हैं अपनी मर्जी से ऐसे ही नहीं लिखे हैं, ये भी फिक्स सिंबल है, जिसको IUPAC ने फिक्स किया है। तो इसमें एक चीज है, इसमें एक रूल है कि ऐसे एलिमेंट जिनमें
जिनके सिंबल्स में 2 अल्फाबेट आ रहे हो तो पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल आएगा और सेकंड अल्फाबेट हमेशा ही स्मॉल आएगा। ये जो एलिमेंट्स के नाम लिखने के जो ये एलिमेंट्स के जो सिंबल है लिखने का जो रूल्स है हम ब्रीफली आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। पर अब आप इतना ही समझ लो कि जिन भी एलिमेंट्स में 2 लेटर्स आ रहे हैं उसमें पहला जो लेटर होगा वो होगा हमेशा ही कैपिटल एंड द सेकंड वन विल ऑलवेज बी इन स्मॉल अल्फाबेट, ठीक है। जिसमें एक आ रहा है वो तो कैपिटल ही होगा, जिसमें एक आपका अल्फाबेट आ रहा है, बट जिसमें 2 अल्फाबेट आ रहे हैं सिंबल में उसमें पहला जो अल्फाबेट होगा वो हमेशा ही कैपिटल होगा और सेकंड जो अल्फाबेट होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। जैसे लिथियम में आप देख रहे हो एल जो है कैपिटल है और जो आई है आपका स्मॉल है। बेरिलियम में बी आपका कैपिटल है और ई जो है आपका स्मॉल है। नेक्स्ट अगर आप नियॉन देखो इसमें भी सिंबल में 2 अल्फाबेट है तो फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा ही कैपिटल होगा एन एंड द सेकंड इज स्मॉल दैट इज ई। दूसरी जो बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ इम्पोर्टेंट वो ये है कि बेटा आप हमेशा जो सिंबल लिखोगे वो हमेशा प्रिंट हैंड नोटेशन में लिखोगे, यानी कि जैसे आप कंप्यूटर में प्रिंटिंग करते हो तो आपके जो लेटर्स होते हैं जुड़े हुए नहीं होते। जैसे कर्सिव राइटिंग में आपके एक लेटर दूसरे लेटर से ज्वाइंट होके लिखा जाता है, बट आपके जो प्रिंट हैंड नोटेशन होती है यानी कि प्रिंटिंग में जो आपकी नोटेशन यूज की जाती है उसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं। तो आप देख सकते हो सेपरेट लिखे हैं, मैंने एच लिखा है ये और ई के साथ ज्वाइंट नहीं है। जैसे अगर आप एच और ई ऐसे लिखोगे तो वो आपका नोटेशन गलत होगा। हमेशा एच और ई सेपरेट लिखना है और हमेशा ही प्रिंट हैंड नोटेशन में, यानी कि जैसे आपकी टाइपिंग में जैसे आपकी प्रिंटिंग में आपका आता है एक एक अल्फाबेट अलग अलग होते हैं ऐसे ही आपको लिखना है। ऐसे ही अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो आप कभी ऐसे इसको लिखोगे तो वो आपका गलत है। हमेशा पहला जो लेटर होगा कैपिटल और दूसरा स्मॉल। दूसरी बात मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई वो ये है कि हमेशा ही आप उसको प्रिंट हैंड नोटेशन में लिखोगे, अपनी मर्जी से उसको आप कर्सिव में नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर बेटा आप नियॉन को अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो भी आपका नोटेशन जो है डिनोट करने का जो तरीका है वो भी गलत होगा। हमेशा एन और ई इस फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि आपका प्रिंट हैंड फॉर्म में लिखेगा। जो आपका पहला लेटर होगा वो दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होगा, हमेशा ही सेपरेट लिखा जाएगा और स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, अगर सिंबल में सेकंड भी इंक्लूड है मतलब 2 लेटर्स का सिंबल है आपका एलिमेंट्स का तो आप सेकंड लेटर स्मॉल लिखोगे बट पहले लेटर से सेपरेट लिखोगे, उसको ज्वाइंट करके कभी भी नहीं लिखोगे। तो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट 10 एलिमेंट बेटा इनको जरूर याद कर लेना। आपके केमिस्ट्री में ये एलिमेंट आपको हर जगह यूज होंगे। तो वहां अगर आपको हाइड्रोजन बोला जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्या बोलते हैं HYDROGEN आप ऐसे लिख रहे हो। ये एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे, सिंबल जो है सिंबल नोटेशन एलिमेंट की सिंबल नोटेशन भी एक हिसाब से या मैं कहूँ एक उसकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। क्यों उसको ऐसा किया गया है? क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन है अगर आप हाइड्रोजन लिखो तो एक तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ता है, दूसरा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है अगर आप हाइड्रोजन पूरे स्पेलिंग के साथ लिखते हो तो। इसीलिए केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को H डिनोट किया गया है, यानी कि अगर आपको कहीं पे बोला जाएगा हाइड्रोजन इसका मतलब आप डायरेक्टली H वहां पे लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो सिंबल्स इसीलिए यूज किए गए हैं ताकि एलिमेंट्स के ब्रीफ आपका जो एलिमेंट जो लॉन्ग फॉर्म में डिनोट किया जाता है उनको थोड़ा सा आप शॉर्ट फॉर्म में कर सको। ठीक है, आगे आप जब केमिस्ट्री आपकी ब्रीफ होती जाएगी तो वहां पे नाम अगर बोले भी जाएंगे कि ऑक्सीजन दैट मीन्स आपको O यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसीलिए मैं एडवाइस करूंगी आप फर्स्ट 10 एलिमेंट्स जो है अच्छे से याद करो। आज का होमवर्क आपका यही है कि पहले 10 एलिमेंट्स के नाम और उनका सिंबल अच्छे से याद करो। ठीक है बेटा, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं आपका डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं, हम मिक्सचर के बारे में पढ़ चुके हैं, बट उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो आज हम ब्रीफली देखेंगे। बहुत ज्यादा स्कूल एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो यहाँ से आप वो सॉल्व आउट कर सकते हो, या मैं कहूँ यहाँ से आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि मिक्सचर और कंपाउंड में आपके क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहले ले लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड बेटा आपका क्या होता है? कंपाउंड क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। मैंने आपको बताया था
पहले लेक्चर में कि प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों ही आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड आपके क्या है, आर प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है कब फॉर्म होते हैं, जब 2 और मोर एलिमेंट, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तब आपके कंपाउंड फॉर्म होते हैं। साथ के साथ कंबाइन होने का एक फिक्स तरीका है, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कंबाइन हो गए, हमेशा ही फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। और रेशियो किसका होगा, मास का। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा NaCl की, NaCl आपका क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है जो आप अपने घरों में नमक यूज करते हो। NaCl अगर मैं पूछूं आपसे कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है, तो ये आपका कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का केमिकल, ये जो सब्सटेंस है आपका सिर्फ एक ही टाइप का क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। यानी कि आप कह सकते हो कि NaCl इज अ प्योर सब्सटेंस क्योंकि वो एक ही टाइप के केमिकल सब्सटेंस से बना है। तो बेटा NaCl अगर देखा जाए तो उसमें क्या है, Na क्या होता है आपका, सोडियम एलिमेंट होता है, सोडियम एलिमेंट का सिंबल है Na, और Cl आपका होता है क्लोरीन एलिमेंट का सिंबल, Cl आपका होता है क्लोरीन एलिमेंट का सिंबल। अगर आप देखो तो Cl आपका होता है क्लोरीन एलिमेंट का सिंबल। तो ये आपका NaCl कब बना, जब आपका Na एलिमेंट कंबाइन हुआ है Cl एलिमेंट के साथ। यानी कि कंपाउंड आपके कब बनेंगे, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, Na आपका सोडियम एलिमेंट है, Cl आपका क्लोरीन एलिमेंट है, तो जब आपके 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो आपका हमेशा ही कंपाउंड बनेगा। दूसरी बात क्या बताए कि किस फॉर्म में कंबाइन होंगे, किस तरीके से कंबाइन होंगे, हमेशा ही फिक्स रेशियो में। यानी कि अगर बात करें Na जो है अगर 1 है तो Cl भी 1 है, अगर Na जो है अगर आप Na के 2 एटम लोगे तो Cl के भी 2 एटम लेने पड़ेंगे। यानी कि एक फिक्स रेशियो है। चाहे आप यहाँ के नमक के बारे में बात करो कि हरियाणा का नमक, उसका केमिकल फॉर्मूला भी आपका NaCl ही होगा और वो हमेशा 1:1 में ही कंबाइन होगा। यानी कि 1 जो होगा Na वो कंबाइन होगा 1 Cl के साथ। अगर आप केरला के नमक की बात करो तो उसका भी केमिकल फॉर्मूला आपका NaCl ही होगा और उसमें भी आपका NaCl में भी आपका क्या होगा, एक फिक्स रेशियो में भी रेशियो में ही कंबाइन हुआ होगा क्या, एलिमेंट्स। कैसे, 1:1। क्या आप केरला के नमक में भी Na और Cl का रेशियो क्या होगा, 1:1, और हरियाणा के नमक में भी आपका क्या होगा, 1:1 ही होगा। तो आप कह सकते हो कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो कि कब फॉर्म होते हैं, जब आपके 2 या 2 से अधिक एलिमेंट साथ में कंबाइन होते हैं तब आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। और कंबाइन होने का किस तरीके से वो कंबाइन होते हैं, तो दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, कि मास के हिसाब से वो फिक्स रेशियो में हो गए। यानी कि अगर आप एक पोर्शन इसका लो तो क्या बोलते हैं, एक ही पोर्शन आपको Cl का लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो अगर बात करें आपकी क्या है, कंपाउंड समझ में आ गया। कंपाउंड क्या है, वो प्योर सब्सटेंस जो कि आपके क्या हो, 2 या 2 से अधिक टाइप के एलिमेंट के कंबाइन होने से फॉर्म हुए और साथ के साथ वो एलिमेंट किस रेशियो में कंबाइन हुए, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हुए। अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर जो होते हैं, जैसे आप देखते हो कि आपकी जो मिक्सचर नमकीन है उसमें क्या होता है, दाल भी होती है, उसमें ड्राई नट्स भी होते हैं, उसमें भुजिया भी होती है, उसमें थोड़े बहुत चिप्स भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक फिक्स रेशियो में है कि हर एक नमकीन के पैकेट में 100 ग्राम तो आपकी दाल डलेगी या फिर एक चिप्स का टुकड़ा डलेगा। वो जो मिक्सचर बनता है आपका किसी भी रेशियो में बनता है, उसमें कुछ फिक्स नहीं होता। ठीक है, किसी में दाल ज्यादा होती है, किसी में आपके ड्राई नट्स ज्यादा होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें आपके एक से अधिक केमिकल सब्सटेंस कंबाइन हो बट फिक्स रेशियो में नहीं, किसी भी रेशियो में कंबाइन हो, उसको आप हमेशा ही बोलते हो मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर क्या है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन, मिक्सचर कब फॉर्म होते हैं, जब आपके 2 या 2 से अधिक केमिकल सब्सटेंस साथ में कंबाइन हुए हो बट नॉट इन फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो में हमेशा आपका कंपाउंड कंबाइन होगा, मिक्सचर कभी भी फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं होगा, किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकता है मर्जी से। ठीक है, तो क्या है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स। जब आप उनको सिंपली मिक्स कर देते हो, कोई रेशियो उनका फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से मिक्स कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको नींबू पानी पीना है
तो उसमें आपकी मर्जी है कि आपकी खुद की चॉइस है कि आप उसमें 1 चम्मच चीनी मिक्स करते हो या 2 चम्मच चीनी मिक्स करते हो। 1 चम्मच चीनी मिक्स करोगे नींबू पानी में, अगर आपको 1 चम्मच चीनी जितना ही मीठा चाहिए तो आप 1 चीनी मिक्स करोगे तो वो भी मिक्सचर हुआ आपका। 2 चम्मच चीनी मिक्स करोगे, किसी को अगर ज्यादा एक्स्ट्रा शुगर चाहिए तो वो अगर 2 चीनी मिक्स करता है, 2 चम्मच चीनी मिक्स करता है तो वो भी आपका नींबू पानी ही कहलाएगा। और नींबू पानी आपका क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 1 से ज्यादा या मैं कहूँ 2 से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस कंबाइन हुए। नींबू कंबाइन हुआ है आपका, वाटर कंबाइन हुआ है आपका, सॉल्ट कंबाइन हुआ है आपका और शुगर कंबाइन हुआ है। ठीक है, तो 4 आपके सब्सटेंस जब केमिकल सब्सटेंस कंबाइन हुए तब जाके आपका नींबू पानी बना है। यानी कि आप कह सकते हो मिक्सचर कब बनेंगे, जब आपका 2 या 2 से अधिक केमिकल सब्सटेंस कंबाइन होंगे बट नॉट इन फिक्स रेशियो। ये जो कॉम्बिनेशन है सिंपली कंबाइन होंगे, सिंपली मिक्स होंगे। ठीक है, इसीलिए सिंपली मिक्स होंगे, इसीलिए आप उसको मिक्सचर बोलते हो। ठीक है, किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। जिसको ज्यादा मीठा पसंद है वो ज्यादा चीनी ऐड कर सकता है, जिसको ज्यादा खट्टा नींबू पानी पसंद है वो ज्यादा नींबू ऐड कर सकता है। ठीक है, जिसको थोड़ा नमक का पसंद है वो ज्यादा नमक ऐड कर सकता है। तो मिक्सचर में आपके जो केमिकल सब्सटेंस कंबाइन होंगे उनका कोई कॉम्बिनेशन का फिक्स रेशियो नहीं होगा, वो किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में जब कंबाइन होंगे तो आपके वो क्या होंगे, मिक्सचर होंगे। बट कंपाउंड में हमेशा ही आपके जो सब्सटेंस होंगे वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। आपके जो एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे हैं वो हमेशा ही फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस देखें तो कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजीनियस। यानी कि होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कंपाउंड जो होते हैं उनकी कंपोजिशन जो होती है यूनिफॉर्म होती है, वो होमोजीनियस होते हैं। क्यों होते हैं होमोजीनियस? फॉर एग्जाम्पल आपने बेटा नमक देखा होगा, तो आप देख सकते हो कि नमक का एक एक जो क्रिस्टल होता है, नमक के पैकेट में जो एक एक क्रिस्टल होता है वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ऐसा तो है नहीं कुछ क्रिस्टल अलग है और कुछ और क्रिस्टल अगर आप देख रहे हो अलग है और आप उसको इजीली क्या बोलते हैं अलग सेपरेट आउट कर सकते हो। नहीं, पूरा जो आपका NaCl जो दिखता है, मतलब नमक का जो पूरा पैकेट आपको दिखता है वो थ्रू आउट सेम दिखता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखती है उसकी। ठीक है, सारे क्रिस्टल एक जैसे ही दिखते हैं उसमें आपको। तो आप कह सकते हो कि कंपाउंड जो होंगे वो क्या होंगे, होमोजीनियस। होमो का मतलब मैंने आपको बताया था सेम, यानी कि उनकी सेम थ्रू आउट मतलब पूरा अगर देखा जाए, पूरे केमिकल को अगर देखा जाए, NaCl जो है अगर पूरा एक नमक का पैकेट है, अगर उस पूरे नमक के पैकेट के अंदर अगर नमक के क्रिस्टल्स देखे जाए तो वो थ्रू आउट सेम होंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल प्रेजेंट होंगे, उसमें सारे क्रिस्टल जो होंगे एक जैसे ही होंगे। तो आप कह सकते हो कंपाउंड जो है होमोजीनियस होते हैं, यानी कि उनकी कंपोजिशन जो होती है यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, मैंने आपको बताया था मिक्सचर जो है 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस ऐसे मिक्सचर जिनमें क्या हो, आपकी कंपोजिशन जो आप 2 केमिकल मिला रहे हो या फिर 3 केमिकल सब्सटेंस मिला रहे हो और उनके मिलने के बाद क्या हो, कंपोजिशन बिल्कुल सेम हो। जैसे नमक और आप पानी मिला रहे हो, ठीक है, नमक और पानी मिला रहे हो तो उसमें क्या, आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोल दी। तो आप जब घोलते हो उसके थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि वो नमक जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। आप देख के नहीं बता सकते कि इस पोर्शन में आपके नमक के पार्टिकल ज्यादा है और नीचे कम है। ठीक है, यानी कि जो आपके नमक के जो पार्टिकल्स है वो वाटर पार्टिकल के साथ कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना लिया है उन्होंने, एक सेम कंपोजिशन बना लिया, दोनों मिक्स होके एक तरह के ही सब्सटेंस लग रहे हैं आपको। ठीक है, तो वो आपके हो गए होमोजीनियस मिक्सचर। बट हेट्रोजीनियस आपका क्या होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट डिफरेंट ना हो, उनको अगर आप मिलाते भी हो तो वो एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो। जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए वो आपके होमोजीनियस, बट जो कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो वो आपके हेट्रोजीनियस। जैसे आपने 1 गिलास पानी में
क्या बोलते हैं, आपने ऑयल मिला दिया या मैं कहूँ चॉक पाउडर मिला दिया और उसको घोल दिया, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि चॉक पाउडर जो है नीचे सेटल हो जाएगा और आपका वाटर जो है ऊपर आ गया, यानी कि वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए। अगर कंप्लीटली मिक्स होते तो वो उनकी कंपोजिशन जो होती है यूनिफॉर्म होती, मतलब पूरे ग्लास में जो वाटर के पार्टिकल और चॉक के पार्टिकल क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते, एक ही जैसे होते, ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा होते कहीं कम होते। बट हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जिनको आप मिला रहे हो वो आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, तो ऐसे मिक्सचर्स को आप बोलते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल मैंने आपको वाटर और सैंड का बताया था, वाटर और ऑयल का बताया था, वाटर और चॉक पाउडर का बताया था, तो ये सारे आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे आप शुगर में, जैसे आप पानी में शुगर ऐड करते हो या फिर पानी में जब आप नमक ऐड करते हो, तो ये आपके सारे क्या होगा, मिल्क में जब आप वाटर ऐड करते हो तो ये सारे आपके होमोजीनियस मिक्सचर हो गए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर थर्ड डिफरेंस देखें तो देखो, आपका थर्ड डिफरेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको एक वैसे ही एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि आपको पता है कि अब समर्स चल रहा है, तो समर्स में आपने सुना होगा कि पानी की बहुत ज्यादा स्कैरेसिटी होती है, पानी की बहुत कमी होती है। ठीक है, सब लोग कहते हैं कि पानी कम वेस्ट करो, पानी कम मिल रहा है। ठीक है, तो आप जानते हो कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जब आपकी हाइड्रोजन जो गैस है वो जब कंबाइन होती है ऑक्सीजन गैस के साथ, तब जाके आपका वाटर बनता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन गैस के साथ, तब जाके आपका वाटर जो कि एक कंपाउंड होता है वो आपका बनता है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस है, तो हाइड्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी है। अगर ऐसा ही होता है तो आपके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो दोनों कंबाइन होके पानी क्यों नहीं बनाती है? तो लोग क्यों कहते हैं कि पानी की कमी है, पानी की स्कैरेसिटी है, उसको कंजर्व करो। अगर आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कभी भी वो कंबाइन होकर पानी बना सकती है, आपको पानी की तो कभी कमी होनी ही नहीं चाहिए। तो बेटा पानी आपका जो है ऐसे ही नहीं बनता है, कुछ कंडीशन आपको सप्लाई करनी पड़ती है, या मैं कहूँ कि ये आपकी हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन जो गैस है आपकी किसी कंडीशन के अंडर ही कंबाइन होती है, ऐसे ही नहीं है कि अपने आप कंबाइन हो गई। जब आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, तभी आपका वो कन्वर्ट होता है वाटर में। ऐसा ही नहीं है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है वो हाइड्रोजन के साथ अपने आप कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक एनर्जी देनी पड़ती, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देनी पड़ती है, तभी आपके हाइड्रोजन गैस कंबाइन होती है ऑक्सीजन गैस के साथ और आपका वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस देखो तो देखो क्या है, एनर्जी चेंज ऑकर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एक्सेट्रा इन कंपाउंड फॉर्मेशन। यानी कि कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए अगर आपको कंपाउंड बनाया है, जैसे हमने वाटर एज अ कंपाउंड बनाया था, तो उसमें हमने क्या किया, एनर्जी दी थी, तो आप कह सकते हो कि कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम आपकी एनर्जी जो होती है चेंज होती है किस फॉर्म में, क्या तो हीट आप दे रहे हो, ठीक है, आप इस सब्सटेंस को हीट दे रहे हो, या फिर आप लाइट दे रहे हो, लाइट क्या है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का ही फॉर्म है। ठीक है, तो आपको कंपाउंड फॉर्मेशन में हमेशा ही एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स में खुद की एनर्जी है उससे काम नहीं चलता, आपको उनको कंबाइन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो आप कह सकते हो कि एनर्जी चेंज होती है, आप एनर्जी दे रहे हो तो वो एलिमेंट क्या करेंगे, उस एनर्जी को लेके उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, तो पहले जितनी थी उससे कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी चेंज हो गई है। तो आप कह सकते हो कि कंपाउंड फॉर्मेशन में आपकी हमेशा ही एनर्जी चेंज होती है, चाहे वो हीट के फॉर्म में आप एनर्जी दे रहे हो या लाइट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, अब बात आती है मिक्सचर में। आपने कभी देखा है कि आप क्या बोलते हैं, आपने एक गिलास वाटर में आपने चीनी मिलाई है, वो मिक्सचर बन गया, आपका दो केमिकल सब्सटेंस कंबाइन हुए। ठीक है, तो कभी आपने ये किया है कि उसमें आप जब उसको लाइट एनर्जी धूप में लेके गए या उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की तभी वो मिक्स होगा, वरना वो मिक्स होगा ही नहीं।
नहीं, आपके मिक्सचर जो है सिंपली मिक्स हो जाते हैं। उसके लिए उनको मिक्स करने के लिए या फिर दो केमिकल्स को कंबाइन करने के लिए आपको कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ती। तो नो एनर्जी चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन मिक्सचर फॉर्मेशन। मिक्सचर के फॉर्मेशन में कोई एनर्जी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो आपके जो कंपाउंड्स है इनका फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपके जो कंपाउंड है उनका फिक्स मेल्टिंग और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बर्फ की बात करूं तो बर्फ किससे बनती है? वाटर से बनती है। वाटर आपका कंपाउंड है। ठीक है बेटा, तो आपका बर्फ का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर क्या है? लिक्विड है। ठीक है, वाटर भी आपका प्योर सब्सटेंस होता है। वाटर भी कंपाउंड है, कंपाउंड आपका प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो आपका वाटर को अगर आप बॉईल करो तो उसका भी एक फिक्स टेम्परेचर होता है। कितने पे बॉईल होता है आपका वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और आइस आपकी मेल्ट कब होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप कह सकते हो कि जो आपके कंपाउंड है उनका फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका फिक्स होता है? क्योंकि ये एक टाइप के ही केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं। जब एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस से बने होंगे तो आपका क्या होगा? उस केमिकल सब्सटेंस का, उस एक केमिकल सब्सटेंस का फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसीलिए आप कह सकते हो कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ही फिक्स होता है। बट बेटा मिक्सचर्स के केस में अगर बात की जाए तो मिक्सचर आपके कब बनते हैं? जब आप एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस को कंबाइन करते हो। तो मान लो आपने क्या बोलते हैं, आपने एक ग्लास में चीनी डाल दी, ठीक है, और उसको आपने बॉईल करने लगे तो आप देखते हो पानी जल्दी बॉईल होता है, उसके बाद धीरे धीरे चीनी भी क्या बोलते हैं मेल्ट होने लग जाती है। तो क्योंकि उसमें दो सब्सटेंस है और दोनों सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही सब्सटेंस का सेम होगा। किसी भी दो सब्सटेंस का एग्जैक्टली सेम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक सब्सटेंस अलग अलग एलिमेंट से बनता है। ठीक है, और हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। एक एलिमेंट, एक कंपाउंड का तो फिक्स होता है, बट जब आप दो सब्सटेंस मिलाओगे तो इसका फिक्स है और इसका फिक्स है। बट ये जब दोनों मिल गए हैं आपके साथ में, सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस दोनों मिलके एक मिक्सचर बना रहे, तो अब जो मिक्सचर होगा क्या उस मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा? नहीं, क्योंकि उसमें दो केमिकल सब्सटेंस है और दोनों का अलग अलग आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो तो एक सब्सटेंस किसी टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, दूसरा सब्सटेंस हो सकता है ज्यादा पे मेल्ट करे या वो पहले मेल्ट कर जाए। तो कभी भी मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप के केमिकल सब्सटेंस से बनता है। बट कंपाउंड जो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही फिक्स होता है, क्योंकि वो एक ही टाइप के केमिकल सब्सटेंस से बनता है और एक केमिकल सब्सटेंस का हमेशा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। बट मिक्सचर में आपके दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस मिल रहे हैं, तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके मिक्सचर बना रहे, तो क्या मिक्सचर का एक मेल्टिंग पॉइंट होगा? नहीं। आपका टेम्परेचर आप दे रहे हो तो हो सकता है एक सब्सटेंस आपका क्या बोलते हैं 0 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, दूसरा सब्सटेंस और हीट देनी पड़ रही है उसको मेल्ट होने के लिए, तीसरे सब्सटेंस को और ज्यादा हीट देनी पड़ रही है मेल्ट होने के लिए। ठीक है, तो मिक्सचर्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कभी फिक्स नहीं होता, बट कंपाउंड्स का हमेशा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो बेटा लास्ट अगर हम एग्जाम्पल बताएं तो कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड, कि आप कंपाउंड्स को कभी भी किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड आपके कौन से होते हैं? जैसे आपकी फिल्ट्रेशन हो गया कि आपने फिल्टर कर लिया है, फिल्टर पेपर यूज करके आपने किसी सब्सटेंस को फिल्टर कर लिया है, या फिर दूसरा आपका हो सकता है इवेपोरेशन, आपने इवेपोरेशन के हेल्प से सेपरेट आउट कर लिया है, या फिर आपने बॉइलिंग के हेल्प से कर लिया है, या मेल्टिंग के हेल्प से कर लिया है। तो ये आपके फिजिकल प्रोसेस होते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस से आप कभी भी कंपाउंड को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि आपका कंपाउंड जो है किससे बना होता है? एक ही टाइप के केमिकल सब्सटेंस से बना है, और एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस जो होता है क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। तो क्या
जब वो सब्सटेंस ही प्योर है तो क्या उसमें से आप कुछ सेपरेट आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप इम्प्योर सब्सटेंस में तो सेपरेट आउट कर सकते हो, इम्प्योरिटी अलग निकाल दोगे, ठीक है, और प्योर को अलग निकाल लोगे, बट प्योर सब्सटेंस में से क्या कुछ सेपरेट आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं NaCl आपका क्या है, सपोज आपका NaCl एक कंपाउंड होता है, ठीक है, अगर मैं क्या करूं इस NaCl को एक प्लेट में ले जाके और धूप में रख दूं तो क्या ऐसा है कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, NaCl में इवेपोरेशन होने लग गई और Na जो है वो तो इवेपोरेट हो गया और आपकी प्लेट में सिर्फ Cl बच गया? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि NaCl आपका एक ही कंपाउंड है, उसमें से आप कभी भी Na को अलग और Cl को अलग सेपरेट आउट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से। ठीक है बेटा, अब बात करें हम मिक्सचर्स की, या तो देखो बेटा कंपाउंड्स को आप कभी भी, चाहे NaCl की सिर्फ NaCl की बात नहीं है, आप चाहे कोई भी कंपाउंड ले लो, सपोज वाटर ले लो, H2 आपका वाटर है, तो क्या आप किसी भी प्रोसेस से H2 को अलग निकाल सकते हो या ऑक्सीजन को अलग निकाल सकते हो? नहीं, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आपका हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं निकल सकता वाटर में से, या मैं कहूँ ऑक्सीजन एलिमेंट को आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस कौन से, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, मेल्टिंग, या फिर मैं कहूँ फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इन सब प्रोसेस से आप क्या बोलते हैं किसी भी कंपाउंड को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। बट बात करें अगर मिक्सचर की, तो मिक्सचर को आप सिंपली फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप क्या बोलते हैं एक गिलास में अगर आप सैंड मिलाते हो, ठीक है, आपने एक गिलास में मिट्टी मिलाई और उसको घोल दिया, ठीक है, और आपने उसको बॉईल करने को रख दिया, उस लिक्विड को या मैं कहूँ सॉल्यूशन को आपने बॉईल करने को रख दिया, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद बॉइलिंग होने लग गई, पानी बॉईल होने लग गया है और जो मिट्टी है आपकी नीचे सेटल डाउन हो गई है, ठीक है, आप और बॉइलिंग करते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, वाटर तो इवेपोरेट हो गया है, ठीक है, धीरे धीरे आपने बहुत ज्यादा देर के लिए उसको बॉईल करते गए तो क्या हो गया, आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद आपका वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे आपका क्या बच जाएगा, सिर्फ सैंड पार्टिकल्स बच जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया है, सेपरेशन किया है, और किसका सेपरेशन किया है, मिक्सचर्स का सेपरेशन किया है, किस प्रोसेस से किया है, फिजिकल मेथड से। तो आप कह सकते हो या हम कह सकते हैं कि आप हमेशा मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें जैसे नमक के पानी की, तो आपने देखा होगा कि जो सी होती है उसमें सी में जो आपका समुद्र का जो पानी होता है नमकीन होता है, तो उसमें से आपकी सॉल्ट कैसे निकाला जाता है, समुद्र का पानी जो है क्या बोलते हैं एक जगह ऐसे इकट्ठा कर दिया जाता है ब्लॉक्स में, उसके बाद सन की हेल्प से वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है और आपका नीचे जो है जमीन पे बच जाता है, सिर्फ सॉल्ट बच जाता है। तो आपका समुद्र का पानी भी मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे आपके क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट है, आपका वाटर है, ठीक है, एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस है। तो आप समुद्र के पानी को सेपरेट आउट कर सकते हो फिजिकल मेथड से। तो आप यहाँ कह सकते हो कि चाहे कोई भी टाइप का आपका मिक्सचर हो, किसी भी टाइप का मिक्सचर हो, उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो फिजिकल मेथड से। तो बेटा ये आपके कुछ डिफरेंसेस हो गए कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में, इनको अच्छे से पढ़ लेना। आई होप ये आपके डिफरेंस आपको क्लियर हुए होंगे। ये आपके स्कूल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो क्वेश्चन आपका क्या है, क्लासिफाई एज प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। कि आपको जो मैंने ये सब्सटेंस दिए हैं इनमें से आपको क्लासिफाई करना है कि कौन से सब्सटेंस आपके प्योर है और कौन से इम्प्योर है। तो अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि आप प्योर सब्सटेंस किसको कहते हो और इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहते हो। तो आपकी नॉलेज एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो बेटा फर्स्ट जो है आपका क्या है, एयर। एयर आपका क्या है, आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर में बहुत सारी और ज्यादा गैसेस प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपके एयर में नाइट्रोजन है, हीलियम गैस है
और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके वाटर वेपर्स भी है और आपकी मैं कहूँ मीथेन गैस भी है। तो बहुत सारी गैसेस है जो कि मिक्स हुई है। तो आप कह सकते हो कि एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस आपके यहाँ पे कंबाइन हुए हैं, तब जाके आपकी एयर बनी है। तो एयर आपकी क्या है? एयर आपकी इम्प्योर सब्सटेंस है। और इम्प्योर सब्सटेंस को आप क्या कहते हो? मैंने आपको बताया था इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आयरन की, तो बेटा आयरन जो है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो, आपका पीरियोडिक जो टेबल है उसमें अगर आप आयरन देखो, तो आयरन जो है एक एलिमेंट होता है। ये आपको आयरन जरूर लिखा हुआ मिलेगा। किस फॉर्म में? उसका जो सिंबल होगा वो होगा Fe। तो आयरन जो है आपका Fe फॉर्म में है। और आयरन क्या है? पीरियोडिक टेबल में आपको लिखा हुआ मिलेगा। और मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में क्या है, आपके बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं। दैट मीन्स आयरन आपका एलिमेंट है। और एलिमेंट आपका क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो आप कह सकते हो ये आपका क्या है? प्योर। ठीक है, अब बात करते हैं NaCl। NaCl आपका क्या है बेटा? NaCl एक ही केमिकल है। NaCl आपका कॉमन सॉल्ट होता है, यानी कि NaCl आपका क्या है? Na जब एलिमेंट कंबाइन हुए हैं Cl एलिमेंट के साथ, तब जाके आपका NaCl कंपाउंड बना है। क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब आपके एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो आपका क्या बनता है? हमेशा कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे, तो ये आपका क्या है बेटा? कंपाउंड है। और कंपाउंड आपका क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट देखो बेटा लेड। लेड जो है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो, लेड जो है एक एलिमेंट है जिसका सिंबल जो होता है वो होता है P, कैपिटल P एंड स्मॉल b। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिन भी एलिमेंट के सिंबल में दो लेटर्स आ रहे, दो अल्फाबेट्स आ रहे, उसमें पहला जो होगा वो कैपिटल होगा और जो सेकंड होगा वो स्मॉल होगा और दोनों में गैप होगा। कभी भी आप उसको कर्सिव हैंडराइटिंग में ज्वाइंट करके नहीं लिख सकते हो, आपको हमेशा ही प्रिंट हैंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लेड आपका क्या है? पीरियोडिक टेबल में आपको एज ए एलिमेंट प्रेजेंट मिलेगा। तो लेड आपका एलिमेंट हुआ और एलिमेंट आपका क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, तो देखो 22 कैरेट गोल्ड। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेस देना चाहूंगी यहाँ पे। तो बेटा जो आपका एक्चुअली में जो गोल्ड आपको मिलता है, अवेलेबल होता है, वो आपका होता है 24 कैरेट्स गोल्ड, जो कि आपका प्योर गोल्ड होता है। और प्योर गोल्ड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसीलिए आपको पता है आप गोल्ड किस में यूज करते हो? ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स बनाने में, या मैं कहूँ ज्वेलरी बनाने में। तो आप क्या किसी सॉफ्ट सब्सटेंस से ज्वेलरी बना सकते हो? अगर बना भी लोगे तो वो जल्दी टूट जाएगी, जल्दी आपकी मुड़ जाएगी। इसीलिए आप उस गोल्ड में, उस प्योर गोल्ड में कुछ ऐसे मेटल्स ऐड करते हो जिसके वजह से गोल्ड जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है और उसकी ज्वेलरी आप आसानी से लंबे टाइम तक पहन सकते हो और वो इजीली ब्रेक भी नहीं होती। तो उसमें ज्यादातर हम सिल्वर और कॉपर मेटल मिलाते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, तो क्या अब आपका जो गोल्ड है जिससे हम ज्वेलरी बना रहे हैं वो प्योर गोल्ड रहा? नहीं, प्योर गोल्ड 24 कैरेट्स का था, जिससे आप ज्वेलरी नहीं बना सकते हो क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। और हम जिससे ज्वेलरी बनाते हैं वो कौन सा गोल्ड होता है? गोल्ड में आपका मिक्स होता है सिल्वर मेटल एंड कॉपर मेटल मिक्स हो जाता है, इसीलिए आपका जो गोल्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है 22 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट प्योर गोल्ड नहीं रहता, अब वो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, क्योंकि इसमें आपने क्या किया है? एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस को मिलाया है। आपने इसमें सिल्वर ऐड किया, आपने इसमें कॉपर ऐड किया और तीसरी चीज गोल्ड है। तीनों मिक्स होके तब आपका क्या बना है? 22 कैरेट गोल्ड, जिसकी आपकी ज्वेलरी होती है। तो ज्वेलरी के पीछे आप देखना, कभी भी देखोगे तो उसके नीचे 22K लिखा होता है। दैट मीन्स वो जो ज्वेलरी है आपकी 22 कैरेट्स की है, प्योर गोल्ड की नहीं है। उसमें उसने आपके जो सुनार है उन्होंने कुछ मेटल्स ऐड किए हैं, जिसके वजह से गोल्ड जो है थोड़ा सा हार्ड हो गया है, जिससे आपकी ज्वेलरी बन पाई है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 22 कैरेट गोल्ड आपका फिर क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। बट अगर यहाँ आपका क्वेश्चन आ जाए 24 कैरेट गोल्ड का,
24K गोल्ड की बात अगर हो जाए बेटा, तो 24 कैरेट गोल्ड हमेशा प्योर फॉर्म होता है गोल्ड का। बट जब आप उसको ज्वेलरी में यूज कर रहे हो तो आप उसमें कुछ ऐसे मेटल्स ऐड कर देते हो जिससे गोल्ड की में कुछ हार्डनेस आ जाती है, तो आपका वो बन जाता है 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, जो कि एक मिक्सचर है, बट 24 कैरेट गोल्ड आपका प्योर सब्सटेंस है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड एलॉय। एलॉय आपकी नई टर्म है, इसको ध्यान रखना है। एलॉय क्या होती है? जब आप 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करते हो आपस में तो वो बनता है एलॉय। जैसे आपका प्योर गोल्ड तो 24 कैरेट्स का है, बट अगर इस गोल्ड की बात करें तो ये प्योर गोल्ड नहीं है, ये एलॉय ऑफ गोल्ड है। यानी कि इसमें आपने गोल्ड है, साथ ही साथ आपने सिल्वर मेटल ऐड किया है और कॉपर मेटल ऐड किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को आपस में ऐड किया, जिसको आप एलॉय बोलते हैं। दैट मीन्स 22 कैरेट गोल्ड जो है आपका एलॉय होता है, बट ये आपका क्या होता है? प्योर गोल्ड एलिमेंट होता है। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट आपका है शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन जो होता है यानी कि चीनी का पानी, तो उसमें आप क्या मिला रहे हो? आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो, H2O प्लस शुगर जो होता है C6H12O6। शुगर जो है आपकी, ये शुगर का केमिकल फॉर्मूला है। तो जब आपने शुगर में ऐड किया वाटर, तो आप देख सकते हो शुगर एक कंपाउंड है, या मैं कहूँ शुगर एक केमिकल सब्सटेंस है और दूसरा केमिकल सब्सटेंस आपका वाटर है। तो जब आपके 2 केमिकल सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो वो आपके हमेशा ही क्या बनाते हैं? मिक्सचर, या फिर आप कह सकते हो मिक्सचर को क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। तो ये भी आपका क्या है? मिक्सचर है। तो आई होप आपको आज का जो कंसेप्ट है मिक्सचर कंपाउंड का टोटली क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।